वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सेट 4। ठीक है, सेट 1 2 3 हिंदी का हो चुका है, सेट 4 करेंगे। इंग्लिश का भी आपका चारों सेट हो चुका है, एसएसटी का भी चारों सेट हो चुका है, साइंस का भी चारों सेट हो चुका है। चारों मतलब पांचों, जिसमें 4 सेट है उसका 4, जिसमें 5 सेट है उसका 5 ही। इसके बाद हिंदी का एक और सेट बचेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हम लोग का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में तुरंत लगेंगे और जल्दी सब्जेक्टिव को ही ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बाकी तैयारी आप लोग बढ़िया से कीजिए और बढ़िया मार्क्स लेकर के आइए, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियो ला रहे हैं, तो हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा मार्क्स लेकर के आइए। ठीक है, इसलिए मेहनत में कमी मत कीजिएगा। और बाकी जो चैनल पे नए हैं, पहली बार है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको किसी भी जैक बोर्ड का और ये मॉडल पेपर और इस किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट इसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि 24 तारीख का जो एग्ज़ाम का डेट था वो कैंसिल हुआ और उसके बाद वो 25 तारीख को मैथ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ का नोटिस आप लोग को पहले मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन को, किस किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज है, पैसेज को पढ़ करके आपको बनाना है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। सिंपल है, मैंने जैसा बताया कि कोई खास ज़रूरी नहीं कि आप पैसेज को पढ़ें, आप डायरेक्ट चाहे तो क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। अगर समय है तो पढ़ लीजिए एक झलक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वलंबन का अर्थ होता है ना। स्वलंबन का अर्थ है, तो स्वलंबन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ, स्वलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा, आप बनना। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अपना सहारा स्वयं हो जाएगा। ठीक है, फिर परालंबी कैसे लोग होते हैं, परालंबी तो जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे परालंबी कहते हैं। देखिए, परालंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो। फिर परालंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो परालंबी आश्रय देने वालों के अधीन बन करके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का जो महत्व है वो आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ पाते हैं। फिफ्थ में देखिए, फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, काव्यांश है कि पूर्व चलन के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशान। ठीक है, ये है आपका। चलिए क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहा है, किधर का राह। तो देखिए, ये जो राह की बात हो रही है वो हो रही है जीवन की राह। ठीक है, जीवन की राह के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद बटोही का अर्थ क्या होता है, तो देखिए गाना सुने हैं आप लोग, एक बहुत अच्छा फेमस गाना था, नदिया के पार का कौने दिशा में लेके चला है बटोहिया। ठीक है, तो बटोही, बटोही का अर्थ होता है आपका राही। ठीक है, 6 का सी नंबर राही हो जाएगा। राही की कहानी कहाँ नहीं छपी, तो राही की कहानी जो है वो पुस्तक में नहीं छपी है। 8 नंबर, राह पर कितने लोगों के पैरों के निशान थे, तो अनगिनत पैरों के निशान थे। उसके बाद आ जाइए, ग्रामर रहेगा, 8 क्वेश्चन यहाँ कर लीजिएगा। तो फिर ग्रामर, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा डैश होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है, तो 9th का आप ए नंबर चूज कीजिएगा। 10th में पूछा गया है कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस वाक्य में, तो ए माँ बच्चों को पानी पिलाती है, इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। अकर्मक क्रिया, तो देखिए यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, जैसे कि गाय घास खाती है, तो यहाँ घास है। ठीक है, हम लोग को पता चल रहा है। यहाँ जो है बच्चा रोता है, तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। बाकी ऊपर जो था घास खाती है या इधर गाना गाती है, पत्र लिखता है, ये सब में कर्म है, लेकिन बच्चा रोता है में कर्म नहीं है। 11 का सी नंबर। 12, उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रियापद, तो उड़ाना, उड़ाना ही तो क्रिया है, तो उड़ाती है, तो सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उन्होंने जिलेबियाँ बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, जिलेबियाँ बांटी है तो कौन सा वाच्य होगा, तो ये आपका कर्म वाच्य है, कर्म कर रहा है, जिलेबी बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, 14 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे डैश कहते हैं। अब जिसमें कर्ता गौण होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अकर्तृवाच्य। फिर 15 नंबर, अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो ये जो है आपका भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, सी नंबर कर लीजिएगा। हाँ, भाववाच्य का उदाहरण है, कुर्सी पे बैठिए। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, तो ये इसमें पहला पद जो है अव्यय है, प्रति अव्यय है, इसीलिए अव्यय भाव समास। फिर जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे कहते हैं, तो जिसका संख्यावाची विशेषण होता है उसको कौन सा समास कहते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाची विशेष जिसमें रहेगा पहला पद वो होता है द्विगु समास। अब आ जाइए 18 नंबर। कर का एक अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ, तो दूसरा अर्थ कर का हाथ होता है। फिर बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? तो ये क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषता बता रहा है, चलने का विशेषता है धीरे धीरे चलना, तो क्रिया विशेषण। फिर 20 नंबर है डैश चुप हो जाओ, तो क्या होता है? वाह चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, या अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, बोलते हैं ना, अरे अब चुप करो भाई, बहुत हल्ला कर लिया। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर है जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, एकदम सही बात किया गया है। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण। उसके बाद देखिए अब पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का एक पैसेज है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते हैं। ठीक है, ये है। अब इससे क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। तो जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया? देखिए चरम उत्कर्ष है, तो चरम उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोदा सा। देखिए अभी हम लोग यहीं पे पढ़े थे, सुस्त और बोदा सा था। फिर आगे देखिए, फिर एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उसी क्षण रोने वाले की कमी नहीं थी। ठीक है, नाम आंखों से गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह वह हमारे बीच से चले गए होना चाहिए था, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था। तो ये जो चैप्टर है वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक से ही लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना, इस कथन से क्या आशय है? तो देखिए इसका आशय है कि रोने वाले की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। ठीक है, 25 नंबर है कि लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबसे सबका अपना कहा है? तो फादर कामिल बुल्के को। ठीक है, ये फादर कामिल बुल्के की कहीं कहानी है। उसके बाद फिर एक छोटा सा पद्यांश है, मतलब काव्यांश है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ये कमेंट कीजिएगा ये कौन सा कविता का अंश था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है बादल। 27 नंबर, विद्युत छवि उर्मे का क्या तात्पर्य है? तो बादल के हृदय में बिजली छिपा होना, यही है आपका विद्युत छवि उर्मे। अब देखिए फिर एक छोटा सा दिया हुआ है, डी हो गया। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सदेली मिट्टी का गुणधर्म है। अच्छा, ये तो है आपका फसल कविता का, है ना। तो फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों के पानी का। देखिए फर्स्ट ही लाइन में लिखा गया है। फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल गुणधर्म है किसका? मिट्टी का। तो मिट्टी का हो गया। देख रहे हैं 29 क्वेश्चन हम लोग कर लिए आराम से, विदाउट इतना मतलब ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। और 29 क्वेश्चन भी समझिए कि बुक से ही है लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंट दे दिया गया है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ। तो दंतुरित बच्चों के नए नए दांत को कहते हैं। फसल कविता के कवि का क्या नाम है? तो नागार्जुन नाम है। उसके बाद है 32 नंबर, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश जो है आपका अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। 33 नंबर, तार सप्तक किससे कहा गया है? तो तार सप्तक जो होता है वो सरगम का सबसे ऊंचा स्वर को कहा जाता है तार सप्तक। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो परशुराम सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहे हैं। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक जो है कमलेश्वर हैं। फिर लेखिका ने गैंगटोक को किन लोगों का शहर बताया? तो मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है। नेताजी की मूर्ति के बारे में क्या क्या बदल दिया जाता था? अच्छा, नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? चश्मा बदला जाता था। ठीक है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो ये मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था?
ऑप्शन है कलकत्ता, जयपुर। अच्छा, दो ऑप्शन और नहीं दिया है। एमपी में बीता था, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बीता था मन्नू भंडारी का बचपन। तो इस तरह से आपका सेट 4 कंप्लीट हो गया है। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए मॉडल पेपर जो मॉडल पेपर 5 है इसी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।